एक लिसनर ने जो नोट्स भेजे हैं उनकी शुरुआत एक लाइन से होती है, टाइम फॉर औरंगजेब्स टिरनी। तो आज हम मुगल हिस्ट्री के उस बादशाह की बात करने जा रहे हैं जिनके नाम पर शायद सबसे ज़्यादा बहस, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, औरंगजेब। मिशन ये है कि इन सोर्सेस के बेसिस पर उनकी एक ऐसी तस्वीर बनाई जाए जो लेबल से आगे जाती हो। क्या वो सिर्फ एक जालिम कट्टर शासक था या उसकी कहानी में कुछ और भी लेयर्स हैं? चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। बिल्कुल। आज के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली कंसाइज नोट्स हैं, एक टाइमलाइन जैसा। इनमें औरंगजेब के तख्त पर आने से लेकर उसकी पॉलिसीज, उसके बनवाए कुछ स्ट्रक्चर्स और उसकी मौत तक की जानकारी है। ये फैक्ट्स के मतलब कुछ ऐसे डॉट्स हैं जिन्हें जोड़कर हम एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नोट से क्या निकल कर आता है। तो शुरुआत होती है एक जंग से, और वो भी अपनों के ही खिलाफ। नोट्स बताते हैं कि 1658 में औरंगजेब ने अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को हराया। ये मुगल साम्राज्य में कोई मतलब नई बात तो नहीं थी, है ना? तख्त के लिए लड़ाइयां तो पहले भी होती आई थीं। सही कहा, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस लड़ाई का जो स्केल था और इसका अंजाम वो जरूर अलग था। मुगल सक्सेशन का देखिए कोई साफ नियम नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा। एक तरह से ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला था। जो सबसे ताकतवर और चालाक शहजादा होता, तख्त उसी का होता। और शाहजहां के चारों बेटों में ये जंग हुई, लेकिन मेन फोकस औरंगजेब और दारा शिकोह पर ही था। अच्छा, और ये लड़ाई एक झटके में नहीं जीती गई। सोर्सेस कहते हैं कि ये 3 बड़े बैटल्स का सिलसिला था, धर्मत, सामूगढ़ और द्योराई में। दारा शिकोह को जसवंत सिंह जैसे अहम लोगों का सपोर्ट भी था, लेकिन फिर भी वो हार गए। मुझे लगता है ये सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं 2 अलग-अलग आइडियोलॉजीज की भी टक्कर थी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिर्फ 2 शहजादों की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 2 अलग-अलग विजन्स की लड़ाई थी। दारा शिकोह सूफी संत परंपरा में विश्वास रखते थे, अलग-अलग धर्मों के बीच एक समझौता चाहते थे। वहीं औरंगजेब एक ज्यादा ऑर्थोडॉक्स, शरिया पर आधारित शासन के पक्ष में थे। इसलिए औरंगजेब की जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी थी, जिसने आने वाले 50 साल के लिए मुगल साम्राज्य की दिशा तय कर दी। और जीत के बाद दिल्ली में उसकी ताजपोशी हुई। सोर्सेस कहते हैं कि उसने आलमगीर का टाइटल लिया है। इसका क्या मतलब होता है? कि वो आराम से बैठने वालों में से नहीं है। हाँ, ये टाइटल उसकी विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनिस्ट सोच को दिखाता है। वो सिर्फ अपने पिता की गद्दी नहीं संभाल रहा था, बल्कि अपने साम्राज्य को हर दिशा में और आगे बढ़ाने का मकसद रखता था, और उसने वैसा किया भी। उसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। तो तख्त तो मिल गया, लेकिन एक बादशाह की असली पहचान इससे नहीं होती कि वो गद्दी पर कैसे बैठा, बल्कि इससे होती है कि उसने गद्दी पर बैठकर किया क्या। और यहीं से औरंगजेब की कहानी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, नहीं? बिल्कुल। नोट्स में कुछ अहम पॉलिसीज का जिक्र है, और पहला ही पॉइंट काफी गंभीर है। उसने सिखों के 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर को पकड़वाया और उन्हें मार दिया। और इसके पीछे का कारण सोर्सेज में साफ लिखा है, बिकॉज गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम। ये एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र इतिहास में बार बार होता है, और जो औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसीज पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये मतलब एक शासक का ऐलान था कि स्टेट की नजर में धार्मिक असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ठीक बाद सोर्सेज में एक और अहम पॉलिसी का जिक्र है। उसने जजिया टैक्स को दोबारा शुरू किया। याद है ना? ये वही टैक्स था जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में हटा दिया था, ताकि वो साम्राज्य की नॉन मुस्लिम प्रजा का दिल जीत सके और एक यूनाइटेड आइडेंटिटी बना सके। औरंगजेब का इसे वापस लाना एक तरह से उस पूरी पॉलिसी को उलट देना था। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी रिवर्सल था। अकबर का सुलह कुल यानी सबके साथ शांति का सिद्धांत मुगल साम्राज्य की नींव बन गया था। जजिया हटाना उसी का एक हिस्सा था। उस टैक्स को वापस लाकर औरंगजेब ने यह संदेश दिया कि अब साम्राज्य में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम प्रजा के बीच एक साफ साफ फर्क होगा। ये एक फाइनेंशियल टैक्स से कहीं ज्यादा एक सिंबॉलिक एक्ट था। इन्हीं नोट से एक और बात निकल कर आती है। उसने मुख्तसिब्स को अपॉइंट किया। ये कौन होते थे? ये एक तरह के रिलीजियस ऑफिसर्स होते थे। अच्छा। जिनका काम ये सुनिश्चित करना था कि लोग, खासकर मुसलमान, शरिया कानून के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। मतलब पब्लिक मोरालिटी पर स्टेट का कंट्रोल। राइट। हम मुख्तसिब्स का काम था शराब खाने बंद करवाना, जुआ रोकना और ये देखना कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही सोर्सेज में फतवा आलमगीरी का भी जिक्र है, जो मुस्लिम कानूनों का एक विशाल कॉम्पिलेशन था। अब अगर हम इन सभी चीजों को जोड़कर देखें
गुरु तेग बहादुर की हत्या, जजिया का वापस आना, मुख्तसिब्स की नियुक्ति और फतवाई आलमगिरी, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। पैटर्न ये कि स्टेट को एक खास ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक फ्रेमवर्क में ढालने की कोशिश की जा रही थी। पर्सनल फेथ को पब्लिक पॉलिसी बनाया जा रहा था। बिल्कुल। फतवाई आलमगिरी को सिर्फ एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये पूरे साम्राज्य के लिए एक यूनिफॉर्म लीगल कोड बनाने की कोशिश भी थी, ताकि शासन करना आसान हो। लेकिन इसका आधार शरिया था। इसलिए ये सारे कदम औरंगजेब की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अपने पूर्वजों, खासकर अकबर और जहांगीर, से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, इन्हीं नोट्स में आगे लिखा है कि औरंगजेब को जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट भी कहा जाता था। एक आदमी जो गुरु तेग बहादुर की हत्या का ऑर्डर दे, जो जजिया जैसा टैक्स लगाए, वो लिविंग सेंट कैसे हो सकता है? इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे रखें? ये 1 लाख रुपए का सवाल है ना? और इसका जवाब ही औरंगजेब की शख्सियत को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। सोर्सेस इसका डायरेक्ट जवाब नहीं देते, लेकिन हम इससे कुछ चीजें समझ सकते हैं। पहली बात, उसकी पर्सनल लाइफ। वो एक बहुत ही सादा जिंदगी जीता था। शाही खजाने से अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। कहा जाता है कि वो टोपी सिलकर और कुरान की कॉपीज हाथ से लिखकर अपना गुजारा करता था। दिन में 5 वक्त की नमाज, रोजे, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तो क्या उसकी पर्सनल पायटी की वजह से उसे ये टाइटल मिला? मतलब उसके पॉलिटिकल एक्शंस को नजरअंदाज करके लोग सिर्फ उसकी निजी जिंदगी को देख रहे थे? शायद ये 2 अलग अलग चेहरे नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। सोच कर देखिए, एक तरफ सख्त कानून और मिलिट्री एक्शन से वो अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करता था, तो दूसरी तरफ जिंदा पीर की इमेज से आम मुसलमानों और उलेमा यानी धर्मगुरुओं के बीच अपनी लेजिटिमेसी, अपनी स्वीकार्यता बढ़ाता था। ये उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसने अपने पिता को कैद करके और भाई को मारकर तख्त हासिल किया था। उसे ये साबित करना था कि वो एक सच्चा मुसलमान बादशाह है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब जिंदा पीर होना उसकी पर्सनल आइडेंटिटी से ज्यादा उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का हिस्सा हो सकता है, पावर को हर तरफ से मजबूत करने का एक तरीका। ये कॉम्प्लेक्सिटी शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इस जिंदा पीर वाली इमेज के साथ साथ वो एक साम्राज्य विस्तारक भी था। वो रुका नहीं। सोर्सेज में साफ लिखा है कि 1686 एडी में उसने बीजापुर को अपने राज्य में मिला लिया, फिर गोलकुंडा को भी जीता। उसने अपने शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेक्कन यानी साउथ इंडिया में लड़ाइयां लड़ते हुए बिताया। शाहजहां को हम बिल्डर किंग कहते हैं। ताजमहल उनकी पहचान है। जहांगीर को पेंटिंग्स का शौक था, लेकिन औरंगजेब के बारे में सोचते वक्त ऐसी कोई शानदार इमारत फौरन जहन में क्यों नहीं आती? क्या वो इमारतें बनाने के खिलाफ था, या सोर्सेज इस बारे में कुछ और बताते हैं? ये एक आम धारणा है कि उसने कुछ नहीं बनवाया, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, उसने शाहजहां जैसे पैमाने पर इमारतें नहीं बनवाई, शायद इसलिए क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज अलग थीं। वो पैसा लड़ाइयों पर ज्यादा खर्च कर रहा था, ना कि इमारतों पर। लेकिन 2 चीजों का जिक्र इन नोट्स में है। हाँ, पहला है मोती मस्जिद, जो उसने दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर बनवाई। ये संगमरमर की एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत मस्जिद है। और दूसरा है बीबी का मकबरा। इसके बारे में एक अहम डिटेल ये है कि इसे औरंगजेब ने नहीं, बल्कि उसके बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलराज बानो बेगम की याद में बनवाया था। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बीबी का मकबरा पर ताजमहल का असर साफ दिखता है। इसे डेक्कन का ताज भी कहते हैं। हालांकि ये उतना विशाल और शानदार नहीं है। इसे पता चलता है कि औरंगजेब के शासन में आलीशान इमारतें बनने का सिलसिला पूरी तरह रोका नहीं था, बस उसका पैमाना शायद बदल गया था। मुगल शान शौकत अभी भी जिंदा थी, लेकिन शायद थोड़ी फीकी पड़ गई थी। अब आते हैं उसके शासन के अंत पर। उसका रेन काफी लंबा था, लगभग 50 साल का, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत लंबी अवधि है। बिल्कुल। उसने अपने सभी भाइयों और यहाँ तक कि अपने कुछ बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया था। एक लंबी लेकिन लगातार संघर्ष भरी जिंदगी जी उसने। उसके शासन का आखिरी क्वार्टर, लगभग 25 साल, उसने डेक्कन में मराठाओं से लड़ते हुए ही बिता दिए। उसकी मौत हुई 1707 एडी में देवगिरी, औरंगाबाद में। नोट्स में ये आधुनिक जानकारी भी दी गई है कि औरंगाबाद का अब का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। और उसे खुलदाबाद, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, वहां एक बहुत ही सादी सी खबर में दफनाया गया। ये उसकी अपनी वसीयत के मुताबिक था। वो चाहता था कि उसकी खबर कच्ची हो और उस पर कोई गुंबद ना बनाया जाए।
उसके 50 साल के लंबे शासन के बाद मुगल साम्राज्य का जवाल यानी डिक्लाइन बहुत तेजी से शुरू हो गया। इसलिए उसकी मौत को इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह साम्राज्य को उस तरह से संभाल नहीं पाया। तो इन सारे नोट्स को जोड़कर हमने क्या समझा? एक तरफ वो औरंगजेब है जो अपने भाई का सर कलम करवाकर तख्त हासिल करता है, गुरु तेग बहादुर को सजाए मौत देता है और जजिया लागू करता है। और दूसरी तरफ वही औरंगजेब है जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, जो शाही खजाने से पैसा नहीं लेता, जो साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक पहुंचाता है और जिसके परिवार ने बीबी का मकबरा जैसी इमारत बनवाई। एक ही शख्सियत में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस। तो शुरुआत में जो नोट था टाइम फॉर औरंगजेब्स टिरनी, इन सोर्सेज के हिसाब से उस आर्ग्यूमेंट के लिए पॉइंट जरूर मिलते हैं। उसकी पॉलिसी सख्त थी, उसने अपने दुश्मनों को, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। लेकिन पूरी कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन नोट से एक वन डायमेंशनल तस्वीर तो बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल, यह हमें एक ऐसे शासक से मिलवाते हैं जो एक ही वक्त पर धार्मिक, क्रूर, सादा और एम्बिशियस था। और इससे एक आखिरी सवाल पैदा होता है। इन सोर्सेज में औरंगजेब के एक्शंस तो हैं, पर उसके मोटिवेशंस नहीं। फॉर इंस्टेंस, उसने जजिया दोबारा क्यों लगाया? क्या यह सिर्फ धार्मिक जुनून था, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन भी थे? सोचिए, दक्कन में 25 साल लंबी लड़ाइयों से शाही खजाना खाली हो रहा था। क्या जजिया उस खजाने को भरने का एक तरीका था? ये एक ऐसी बात है जिस पर और सोचा जा सकता है।